हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यांग का इस सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद फाइनली उस इनहेरिटेंस केव के पवेलियन तक पहुंच गया था। वहां जाने के बाद उसे किसी डिसाइपल के हाथों से बना हुआ एक काफी थिक आइस वॉल नजर आता है, जिसे डिसाइपल को अंदर आने से रोकने के लिए बनाया गया था। पर यांग का कहाँ हार मानने वालों में से था। वो अलग अलग तरीके से अपनी पावर का यूज करके फाइनली उस वॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करने के बाद उसके सामने काफी खूबसूरत महल अपीयर हो गया था, जहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात सीनियर सिस्टर सुयान से हो जाती है। जहाँ जाने पर सीनियर सिस्टर सुयान बताती है कि यहाँ पर दो तरीके के इनहेरिटेंस है, जो कि यांग फॉर्म में है और एक ही इन फॉर्म में है। तो वो दोनों ही कल्टीवेशन करके उस इनहेरिटेंस को हासिल करने लगते हैं। जहाँ ऐसा करने के प्रोसेस में दोनों की ही बॉडी हीट अप और कोल्ड अप हो रही थी। इस पावर की हेल्प से उन दोनों की ही हिडन फीलिंग्स बाहर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वो बहुत प्यारी प्यारी और लवी डवी बातें कर रहे थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यहाँ का पूरी तरह से हस्बैंड बन चुका था। वो बड़े प्यार से सीनियर सिस्टर सोयान के बाल संवारने लगता है। अच्छे से उनके बालों को कॉम्ब करने के बाद वो हेयर पिन लगाकर उन्हें निहारते हुए कह रहा था कि तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सीनियर सिस्टर सोयान को भी कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है। वो समझ जाती हैं कि यांग काई को उनका ये हेयर पिन बहुत पसंद आया। यहाँ अब सीनियर सिस्टर सोयान बड़े प्यार से यांग काई के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें इस चीज की रिस्पेक्ट करते हुए आगे से मेरी सारी बातें माननी है। यांग काई भी उनके हाथों को चूमते हुए कह रहा था कि हाँ, छोटे मैटर्स में मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन बड़े मैटर्स में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यह सीनियर सिस्टर सोयान हमारे यांग काई से कहती है कि तुम की मोमेंटम रियान तक पहुँच गए हो और ये रियान सच में बहुत ज्यादा स्पेशल है। याद रखना कि हमारे सेक्ट में इस रियान पर काफी सारे डिसाइपल हैं, तो तुम्हें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। यहाँ सीनियर सिस्टर सोयान अपने पास से एक ओल्ड आइस जेड निकाल कर यांग काई को दिखाते हुए कहती है, ये जेड पेंडेंट मेरे पास बचपन से है, इसलिए जब से मैं कल्टीवेशन करते आ रही हूँ पिछले कुछ सालों में इसने मेरी काफी सारी एनर्जी एब्जॉर्व कर ली है। इस जेड पेंडेंट में और कुछ नहीं बल्कि हमारी सीनियर सिस्टर सोयान की एनर्जी एसेंस है। इस आइस जेड पेंडेंट को वो यांग काई को पहनाते हुए कहती है कि ये मुश्किल टाइम में तुम्हारी पावर को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, इसे तुम अपने पास ही रखना। उस टोकन को देखने के बाद यांग काई सीनियर सिस्टर सोयान को छेड़ते हुए कहता है कि क्या इसे लव टोकन कहना सही रहेगा। वो ये सुनकर शर्मा जाती है। यहाँ यांग काई उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे लव टोकन दिया है तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना है। और फिर जहाँ पर कल्टीवेशन करना था वो उन्हें वहाँ बिठाते हुए कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। और फिर यांग काई एक टेक्निक परफॉर्म करते हुए अपनी बॉडी से कंडेंशन ड्यू की एक ड्रॉप निकाल कर सीनियर सिस्टर सोयान को दे देता है, जो उनकी बॉडी में एंटर होते ही पानी की तरह सारे मेरिडियंस में फैल जाती है और वो पूरी तरह से उनकी बॉडी पर घिर चुकी थी, जिससे अब उनके माथे पर एक फ्यूनिक्स का सिंबल अपीयर हो जाता है। इसे देखने के बाद सीनियर सिस्टर सोयान यांग काई से पूछती है कि आखिर ये क्या था। यांग काई कहता है कि ये 9 येन कंडेंशन ड्यू की एक ड्रॉप है, फिलहाल के लिए तुम इसे अपनी बॉडी में ही रखो, जब एक बार हम यहाँ से निकल जाएंगे ना तो फिर तुम इसे अच्छे से रिफाइन करना, ये तुम्हारी कल्टीवेशन को बूस्ट करेगा। तुम्हारे पास ये एनर्जी है ना, और ऊपर से तुम ट्रू एलिमेंट रियान पर हो, तो ये तुम्हारे मार्शल आर्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये सुनकर कि यांग काई उनके बारे में कितना सोच रहा है वो तो खुश हो जाती है। थोड़ी देर मुस्कुराने के बाद सीनियर सिस्टर सोयान सीरियस होते हुए कहती है कि यांग काई, एक बार अगर हम यहाँ से निकल गए तो फिर आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। शायद इसके बारे में यांग काई ने बिल्कुल नहीं सोचा था, इसलिए सीनियर सिस्टर सोयान के इस बात को छेड़ते ही उसका रिएक्शन बिल्कुल हक्का बक्का था। सीनियर सिस्टर सोयान सीरियस होते हुए कहती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में आगे जाकर तुम्हें क्या करना है। यांग काई को चुप और कंफ्यूज देखने के बाद सीनियर सिस्टर सोयान कहती है कि मेरे पास दो रास्ते हैं, जिसमें से पहला तो ये है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम अपने रिश्ते को पब्लिक कर देंगे। ऐसा करने से मैं जिस पोजीशन पर हूँ सेक्ट को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। एक बार हमारा रिश्ता पब्लिक हो गया तो फिर सेक्ट से तुम्हें काफी सारी चीजें मिलेंगी, मार्शल आर्ट करने के लिए पिल्स, वेपन्स, यहाँ तक कि काफी सारी और चीजें, जिससे तुम तेजी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाओगे और तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। इस बारे में सुनकर यहाँ का सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि अगर एक बार हमारा रिश्ता पब्लिक हो गया तो फिर मैं इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता कि सीनियर सिस्टर सोयान को मेरी वजह से ताने सुनने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पावरफुल और तीनों सेट की नंबर 1 डिसाइपल होने के नाते वो एक यूजलेस पर्सन के प्यार में गिर गई है, तो लोग उन्हें नीची नजरों से देखेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो ऐसा फील करे। मैं अपने लिए उनकी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाऊंगा। यांग काई को सोच में देखकर सीनियर सिस्टर सोयान मुस्कुराते हुए कहती है कि यांग काई, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं बस चाहती हूँ कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उसकी जिंदगी आसान हो जाए।
जाए। यांग-आई कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके इतने नाज और नखरे उठाए जाए। ये सुनकर सीनियर सिस्टर सोयान को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर जब यांग-आई समझाता है कि वो अपनी जिंदगी में वो सब कुछ खुद हासिल करना चाहता है जो सीनियर सिस्टर के नाम और रुतबे की वजह से उसे मिलेगा। वो सीनियर सिस्टर सोयान पर डिपेंड नहीं होना चाहता, बल्कि अपनी जिंदगी में अपने बलबूते पे हर चीज हासिल करना चाहता है। उसकी ये सारी बातें सीनियर सिस्टर सोयान का दिल खुश कर देती है। वो खुश होते हुए कहती है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुमने दूसरा वाला रास्ता चूज किया। यांग-आई कहता है कि दूसरा रास्ता, मैं हमेशा यही रास्ता चूज करूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द ग्रो हूँ। सीनियर सिस्टर सोयान भी उसके गले से लगते हुए कहती है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगी कि जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लायक हो जाओ। यांग-आई वादा करता है कि वो ऐसा करने में ज्यादा दिन नहीं लगाएगा। यहाँ सीनियर सिस्टर सोयान यांग-आई से एक और बात करती है जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहती है कि जब बैटलफील्ड में हम सभी लोग लड़ रहे थे तब मैंने नोटिस किया था कि जूनियर सिस्टर सिया के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, शायद तुम उनके लिए बहुत ज्यादा खास हो। ये सुनकर तो यांग-आई की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ यांग-आई बड़े प्यार से सीनियर सिस्टर सोयान को समझाते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर सिया उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन्स में से एक है, क्योंकि जब वो कुछ भी नहीं था तब वो उसकी मदद करती थी, उसे दवाई देती थी, यहाँ तक कि वो डेंजर में पड़ा तब भी उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी जान बचाई। यांग-आई सीनियर सिस्टर सिया की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और साथ ही परवाह भी। पर वो सीनियर सिस्टर सोयान से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं सीनियर सिस्टर सिया के सामने ये क्लियर कर दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट हो चुका हूँ और आज से हम एक पेयर हैं। यांग-आई की आंखों में सच्चाई देखकर सीनियर सिस्टर सोयान इस पर यकीन करती है। तभी अचानक से वो जगह बुरी तरीके से शेक करने लग गया था, जिसे देखते हुए सीनियर सिस्टर सोयान यांग-आई को बताती है कि शायद इस केव के यहाँ से गायब होने का वक्त आ गया, इसलिए जल्दी ही ये बिल्डिंग ढहने वाली है। ऐसे मोमेंट में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हो जाते हैं, जहाँ धीरे धीरे वहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे आना शुरू हो चुका था, जो एक एक करके स्टूडेंट्स को टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ यांग-आई और सीनियर सिस्टर सोयान के अलावा जो कोई भी मौजूद था उसे ये टेलीपोर्टेशन अरे निकाल कर बाहर कर देता है। थोड़ी ही देर में यांग-आई रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया था। उसके साथ सीनियर सिस्टर सोयान नहीं थी, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि पक्का हम अलग अलग टेलीपोर्ट हुए हैं, वो अब तक तो सेट पहुँच गई होगी। यहाँ यांग-आई वापस आने के बाद भी सीनियर सिस्टर सोयान को याद कर रहा था और उन्हें याद करके मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मुझे भी सेट वापस चलना चाहिए। जहाँ थोड़ा आगे बढ़ने पर उसकी मुलाकात सोमू से हो जाती है, जो कि पता नहीं क्यों हैरान परेशान खड़ा था। उसे पुकारते ही वो तेजी से जीजू जीजू करते हुए यांग-आई के पास पहुंच जाता है। वो तो यांग-आई से चिपकने वाला था, पर यांग-आई उसके माथे पे हाथ रख के उसे 2 गज दूरी रोक लेता है। अचानक से सोमू कुछ नोटिस करके कहता है कि अरे सीनियर ब्रदर, लगता है उस इनहेरिटेंस केव में जाने के बाद तुमने तो काफी कमाल की पावर गेन कर ली। आप तो सच में काफी ज्यादा लकी निकले, पता नहीं क्यों मेरे पास इतना अच्छा लक क्यों नहीं है। यहाँ यांग-आई कहता है कि वैसे एक बात बताओ, मैंने पूरे इनहेरिटेंस केव में तुम्हें कहीं भी नहीं देखा, कहाँ क्या कर रहे थे तुम? बेचारा इस सवाल से तो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और फिर जोर जोर से अपना सर पकड़ कर रोते हुए कहता है कि जीजू आपको पता नहीं मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। और फिर वो जब फिर से यांग-आई को गले लगाने जाता है तो वो साइड हथकड़ी से डॉज कर चुका था। यहाँ वो रोते रोते अपना टुकड़ा सुनाते हुए कहता है कि जैसे ही मैं इस इनहेरिटेंस केव के अंदर गया, आपको पता है मेरी मुलाकात किससे हुई? वे जुआंग से। वे जुआंग का नाम सुनने के बाद यांग-आई सीरियस होते हुए कहता है कि क्या उसने फिर से तुम्हें बुली किया? शायद कहीं न कहीं ये बात सच थी, पर यहाँ पर सुमो कहता है कि नहीं नहीं, खुद को संभालते हुए कह रहा था। अब मेरी पावर और रेपुटेशन देखकर वो डर गया, अब उसने मुझे बुली नहीं किया, वो तो मैं था जो उसे परेशान कर रहा था। वो कहता है कि जब हम दोनों साथ में एक दूसरे को परेशान कर रहे थे, पता नहीं कैसे हम क्लिफ से नीचे गिर गए और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो फिर मैं यहाँ पर था। यांग-आई ये सुनकर सोच में पड़ते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम इतनी देर से सो रहे थे जितनी देर में लोग इनहेरिटेंस केव हेवन के अंदर गए थे। तुमने वो सारे स्टेप्स मिस कर दिए जो बाकी लोगों ने एंजॉय किए। यांग-आई की बातों से सोमू को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस पे हंस रहा हो। वो उसे चिढ़ते हुए कहता है कि जीजू कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं ना? यांग-आई उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसे संभालते हुए कह रहा था कि देखो मेरे चेहरे की तरफ देखो, मैं तुम्हें कहीं से हंसता हुआ दिख रहा हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि बार बार वो तुम्हारे पीछे पड़ जाता है, कहीं उसका तुम्हारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता तो नहीं है? जरा सोच के देखो, तुम्हारे नाम में अर्थ आता है और उसके नाम में हेवन। ऐसा लगता है जैसे कि दोनों हेवन और अर्थ से बनाई हुई जोड़ी है। अगर तुम दोनों साथ में पिछले लाइफ में पेयर अप थे तो क्या पता इस लाइफ में तुम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। कितनी बुरी जोड़ी है। ये बोलने के बाद यांग-आई उसका मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा था, जिससे हमारे सुमो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी तो, और इससे पहले कि वो उसे हिट कर पाता, बेचारा खुद ही नीचे लुढ़कते लुढ़कते गिर जाता है। इसके बाद हमें ब्लडी बैटल गैंग के सेट को दिखाते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे थे और वहाँ के लीडर अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी वहाँ से ज्यादा पावर हासिल करके आया उसे सेट की तरफ से और भी ज्यादा चीजें मिलेंगी, जो कि उनकी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बूस्ट अप कर देगा। ये उनके सेट के लिए बहुत अच्छी बात है। इस न्यूज
न्यूज को सुनने के बाद ब्लडी बैटल गैंग के सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ हो मई और जाओ मई तो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि सबसे ज्यादा रिवॉर्ड तो उन्हें मिलेगा, उन्होंने तो सबसे ज्यादा पावर हासिल की है। इसके बाद हमें वेंग्यू टावर के सीन को दिखाते हैं जहाँ पे भी सारे डिसाइपल इकट्ठा थे और एल्डर्स उन सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि वो भी सबको रिवॉर्ड देंगे, जिससे इस साइड के डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फेंग जी की और शुआंग की लड़ाई तो यहाँ पे भी जारी थी, वो दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भर रहे थे। यहाँ पर फेंग्यू टावर के एल्डर एक और चीज के लिए क्यूरियस थे, ये जानने के लिए कि आखिर ट्रू इनहेरिटेंस किसे मिला होगा, क्योंकि फाइनल पावर तो उसी बंदे के पास गई होगी ना। बाकी बच्चे तो थोड़ी इनहेरिटेंस लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी कितने पावरफुल हो गए हैं। जिसने सारी इनहेरिटेंस हासिल की है वो बंदा कितना पावरफुल बना होगा। इधर लिंग शाओ पवेलियन का भी कुछ ऐसा ही हाल था, सारे एल्डर्स इकट्ठा थे और सारे डिसाइपल्स भी। एल्डर कहते हैं कि हमारे लिंग शाओ पवेलियन के काफी सारे डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं, लेकिन बैटलफील्ड में बहुत सारे डिसाइपल्स ने डेंजर के टाइम पे काफी अच्छा प्रदर्शन किया। वो उनकी काबिलियत देखकर काफी ज्यादा खुश हुए। वो कहते हैं कि इसी बात से पता लगता है कि हमारा लिंग शाओ पवेलियन हेवन की तरफ से कितना ज्यादा ब्लेस्ड है। सारे डिसाइपल को अच्छा हार्डवर्क करने के लिए एल्डर अनाउंस करते हैं कि वो सभी को एक एक करके रिवॉर्ड देंगे जो कि उनकी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से अच्छा रहेगा। सुमो तो यांगाई को आंख मारा था क्योंकि उसे लगता था कि यांगाई को काफी कुछ मिलेगा। यहाँ एल्डर तो यांगाई का नाम लेते हुए जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि यांगाई। सभी लोग एल्डर्स की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि एल्डर काफी ज्यादा सीरियस लग रहे थे। वो कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली तुमने बैटलफील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हारे स्ट्राइक की वजह से वो टर्टल बीस्ट मर पाया। तुमने इनहेरिटेंस केव से भी काफी सारे पावर्स हासिल किए, यहाँ तक कि लिंग शाओ पवेलियन के काउंटलेस डिसाइपल्स को सेव किया। वैसे एक तरफ तो एल्डर तारीफ कर रहे थे लेकिन वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। ये देखने के बाद सभी डिसाइपल्स को यांगाई के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि यहाँ सभी को पता है कि एल्डर यांगाई को पसंद नहीं करते, तो पता नहीं वो उसके साथ अभी क्या करना चाहते हैं। तभी एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि वो यांगाई को इतनी सारी चीजों के लिए रिवॉर्ड देना चाहते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्पेशल होगा। बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि पता नहीं यांगाई को कौन सा रिवॉर्ड मिलने वाला है। तभी पनिशमेंट हॉल के एल्डर यांगाई को आगे आने को कहते हैं ताकि वो उसे रिवॉर्ड दे सके। यांगाई आगे बढ़ते हुए सभी एल्डर को ग्रीट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एल्डर कहते हैं कि सभी काउंसिल एल्डर्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि तुम्हें प्रमोट करके एक फॉर्मल डिसाइपल बना दिया जाए और इसके अलावा तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए चैंगयुन इविल लैंड भेजा जाए जहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत तेजी से इम्प्रूव होगी। ये सुनकर यांगाई को झटका लगता है। साथ ही इन सारी अनाउंसमेंट से सेकंड एल्डर को भी पता लग चुका था कि इन दोनों एल्डर्स का आखिर प्लान क्या है। ये दोनों मिलकर सिचुएशन को काफी बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद बाकी बच्चे भी यही सोच रहे थे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन उतनी ज्यादा खास जगह पर कैसे जा सकता है। बच्चों के लिए तो ये ऐसा था कि कहीं यांगाई के कारनामों की वजह से एल्डर काउंसिल ने ये सोच लिया होगा कि यांगाई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, जबकि यांगाई और सीनियर सिस्टर सोयान को अच्छे से पता था कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। वो दोनों ही जानते थे कि एल्डर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वहीं एल्डर के मन की बात सुनाई जाती है जो कि चाहते थे कि यांगाई तुम अपनी कल्टीवेशन की मदद से वहाँ पर जरा भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो वहाँ जाने के बाद तुम सिर्फ मुर्दा ही वापस आ सकते हो। इसके बाद वो एल्डर उसे स्क्रॉल पकड़ा देते हैं वहाँ जाने का परमिट एक तरीके से। उस स्क्रॉल को देखने के बाद यांगाई भी समझ गया था चांगयुन इविल लैंड मेरी कल्टीवेशन की हेल्प से मैं वहाँ सिर्फ मरने जा रहा हूँ। वो समझ जाता है कि इनका इरादा है कि बिना अपने हाथ को गंदा किए वो यांगाई को रास्ते से हटा दे। वो तो ताना मारते हुए कह रहा था कि ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। एल्डर तो कह रहे थे कि तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट मिला है इसलिए आगे आओ और बाकी सारे एल्डर्स को ग्रीट करके थैंक यू बोलो। पर यांगाई तो उनका पासा उन्हीं पर उलटते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं लगता एल्डर कि मैं इस पोजीशन के लिए वर्दी हूँ। मैं वहाँ जाकर बस आपके रिसोर्सेज को वेस्ट करूंगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे चैंगयुन इविल लैंड जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे तो अच्छा होगा कि आप ये खास अपॉर्चुनिटी मुझे न देकर ग्रैंड एल्डर्स के ग्रैंड सन वे जुआंग को दें जो कि मुझसे ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर तो बेचारे फर्स्ट एल्डर के गले में चाय फंस जाती है। यहाँ वे जुआंग को भी दिखाते हैं जो आगे आते हुए कहता है कि हाँ दादाजी आप ये अपॉर्चुनिटी मुझे दीजिए। ये यूजलेस इंसान इस चीज की कदर नहीं कर सकता इसलिए आप इसे मत दो। बच्चे तो वे जुआंग की बेवकूफी पे जोर जोर से हंसना शुरू कर चुके थे और वहीं उसके दादाजी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पावर रिलीज करके उन्हें डराना शुरू कर देते हैं। अपने पोते की जान पर बात आए तो बेचारा तिलमिला उठा। उसके इसी तिलमिलाहट के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर।